ॐ ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के योग है जीवन कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की, थायराइड रोग की। थायराइड गले में मुख्य श्वास नलिका के चारों ओर लिपटी रहती है। यह ग्रंथि तितली के आकार की होती है और इसके दो भाग होते हैं, श्वास नली के दाईं और दायां भाग, बाईं और बायां भाग। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में चयापचय क्रिया को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर में विशेष भूमिका निभाते हैं। चयापचय क्रिया की महत्वता को समझना बहुत आवश्यक है। चयापचय अर्थात अपचय और उपचय। उपचय अर्थात आपके शरीर में जो भी भोजन इकट्ठा होता है उसका संग्रहण और उसका अवशोषण अर्थात अब्जॉर्प्शन, जिससे कि जैसे आपका शरीर बढ़ता है, चोट ठीक होती है, इस तरह का कार्य। अपचयन अर्थात शरीर से निकले हुए रस को यूज़ करना, अर्थात जो भी भोजन से जो निकले हैं रस, उनको किस प्रकार उपयोग करना है, उस तरह की क्रिया होती है। थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 नामक हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनकी कमी से हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। अर्थात ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता, जिसके अंदर जब हार्मोन अधिक बनते हैं तो हमारी चयापचय क्रिया असंतुलित हो जाती है, और अल्प क्रियाशीलता, जिसमें या तो हार्मोन बनते ही नहीं हैं या फिर इतने कम मात्रा में बनते हैं कि हमारा जो चयापचय क्रिया है वह संतुलित नहीं रहती। तो इस ग्रंथि के बारे में आगे और बातें करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं सूक्ष्म अभ्यास की ओर। सूक्ष्म अभ्यास के लिए आपको जिस भी आसन का, सुखपूर्वक किसी भी आसन का चयन कर लीजिए। यदि आप पद्मासन में बैठते हैं तो अति उत्तम। अब आपको दोनों हाथ घुटने पर रखने हैं और हमें गर्दन से संबंधित सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले जिनको थायराइड के साथ सर्वाइकल रोग की समस्या भी है, वो अपनी गर्दन को पूरा आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, अन्यथा सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाइए। श्वास को भरते हुए ऊपर। जब आप श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाते हैं और पीछे की तरफ रीढ़ मूल से अपने गर्दन के पीछे की स्पाइन से आप टच करते हैं, तो आपको गर्दन में यहाँ पर जो खिंचाव होता है उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए अंदर। 2 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमा दें पूरा, ठोड़ी को दाएं कंधे के समानांतर लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए, बाईं ओर। बहुत ही सामान्य क्रिया है, आप एक ही अभ्यास में सीख जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर, मध्य में, दूसरी ओर, मध्य में, विपरीत ओर, अंतिम आवृत्ति मध्य मिलाएं, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। आएंगे मध्य में। आपको यह क्रिया बहुत ही धीरे धीरे सरलता के साथ करनी है। किसी भी प्रकार के गति का प्रयोग नहीं करना है और झटका नहीं लगाना है। बहुत धीरे धीरे गर्दन को इस तरह से ले जाएं और इस तरह से ही वापस लाएं। झटके से ना ले जाएं, ना लाएं, इससे आपको हानि हो सकती है। अब आपको अपनी गर्दन को लुढ़काना है। कैसे? दाएं कान को दाईं ओर, प्रयास करना है कि दायां कान आपके दाएं कंधे से स्पर्श करे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको पूरा खिंचाव बनाना है इस तरह गर्दन में, दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए, फिर ले जाएं बाईं ओर। जब हम अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान खिंचाव वाले स्थान पर चला जाता है। श्वास भरते हुए मध्य में, एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को। बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे, आराम से, बल नहीं लगाएंगे। नॉर्मली जितना जा रहा है गर्दन आपकी दाईं ओर उतना जाने देंगे, प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर, आएंगे मध्य में। अब क्या करेंगे? अपनी गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर लेके जाइए। अब दाएं कंधे की ओर, मतलब राइट साइड, नीचे बाएं कंधे की ओर और फिर पीछे। बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे और जिन्हें चक्कर आने की संभावना रहती है वो आंखों को खोलकर इस क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 आवृत्ति और लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, आधे सर्कल में ही श्वास छोड़ना प्रारंभ करें, छोड़ते हुए नीचे। अंतिम आवृत्ति। गर्दन में पूरा खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। जहाँ से आपने आवृत्ति शुरू की थी वहीं पर आकर आवृत्ति को समाप्त करें। आ जाए मध्य में। एक बार गहरा सांस लें और छोड़ें। अब विपरीत ओर से। पहले गर्दन पीछे की थी तो हम दाईं ओर गए थे, अब की बार बाईं ओर जाएं। आगे आएं और दाईं ओर जाएं। इस क्रम से फिर से घुमाएं। एक चक्र पूरा हुआ। तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे करें। 3। जब धीरे धीरे आप घुमाएंगे तो आपकी गले की सारी नस नाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा। 3 और ये अंतिम आवृत्ति। ये 4। मध्य में आए, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी गर्दन को अधिक से अधिक ले जाएं पीछे की ओर और अपनी जिह्वा को बाहर निकालें और अपनी नासिका को जिह्वा से स्पर्श करने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म व्यायाम है ये आपके थायराइड ग्रंथि के लिए। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार आप गर्दन को ऊपर ले गए, कमर को सीधा किया। अब जिह्वा को बाहर निकालें और अपनी नाक से स्पर्श कराने का प्रयास करें। जब आप जीवा को निकालकर अपनी नाक को छूने की कोशिश करते हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथि पर पूरा खिंचाव पड़ता है।
कीजिए एक बार, 2 बार और। कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आपको ये प्रयास करना है। एक बार और कीजिए, श्वास भरिए, छोड़िए और गर्दन को ऊपर ले जाइए और जीभ को बाहर निकालिए और खींचिए ऊपर की तरफ। धीरे धीरे वापस। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ रख लीजिए, अपने चेस्ट पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। श्वास भरिए और इसी क्रिया को दोबारा करके देखिए, खिंचाव अधिक उत्पन्न होगा। आपको अपने हाथों की पकड़ फर्मली रखनी है, ठीक है। यहाँ से जो खिंच रहा है उसे बस पकड़ के रखना है, दबाव नहीं बनाना है ज़्यादा। धीरे धीरे आएंगे वापस। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस क्रिया को दिन में कई बार कर सकते हैं। भोजन करने के उपरांत आप मत कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तभी आपने पेट भरा है। लेकिन उसके आगे पीछे आप कभी भी कर सकते हैं और यह क्रिया आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। तो थोड़े से और अन्य अभ्यासों के ऊपर चलते हैं हम लोग। थायराइड ग्रंथि के लिए और सूक्ष्म अभ्यास। अपनी टांगों को खोल लीजिए, दोनों टांगों को खोल लीजिए और तितली आसन भद्रासन में आ जाइए और ऊपर नीचे कीजिए अपने दोनों घुटनों को। अब रुकिए, मध्य में घूम जाइए इस प्रकार, पीछे की ओर देखिए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, विपरीत और आइए मध्य में। दोनों टांगों को फिर से ऊपर आ जाए पद्मासन में। चलते हैं थोड़ी और जानकारी की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड के 2 प्रकार के रोग होते हैं, अल्प क्रियाशीलता और अति क्रियाशीलता। अल्प क्रियाशीलता में थायराइड ग्रंथि के अंदर आपका वज़न जो है वो बढ़ जाता है, आपको ठंड लगती है, आपकी भूख आपको कम लगती है, आपके हृदय की गति कम हो जाती है तथा आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सभी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आपके देखने, सुनने, समझने की क्षमता कम हो जाती है। अति क्रियाशीलता में क्योंकि अधिक उत्पादन होता है हार्मोन्स का, तो उसमें आपके शरीर का वज़न कम हो जाता है, आपको भूख लगती है, मल निष्कासन के लिए बार बार जाना पड़ता है, गले में सूजन आ जाती है, आपकी हृदय गति तेज हो जाती है और अवसाद का रोग भी बढ़ जाता है। इस तरह के कारण दोनों प्रकार के रोगों में होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने योगाभ्यास की ओर। योगाभ्यास द्वारा आप इस रोग में पूरी तरह से संतुलित हो सकते हैं। यह रोग जड़ से समाप्त हो जाता है यदि आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करें और अपने भोजन पर ध्यान रखें। अब हम लेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दोनों टांगें आपकी सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, दाई टांग को घुटने से मोड़ें और बाएं थाई में अर्थात बाई जंघा में एड़ी को इस प्रकार से डालें। दोनों हाथ आप आपके बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। बाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींच दें। श्वास भर के दोनों बाजुएं आपके कान से सट जाए, गर्दन कमर कंधा बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आए आगे की ओर। अब अपने पंजे से अपने दोनों हाथ बाहर निकालने का प्रयास करें, नहीं जाते तो एक बार फिर से श्वास भर के ऊपर हो जाए। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आए। इस तरह इस क्रिया को 2-3 बार दोहरा लें। उसके बाद जब आपके हाथ आपके पंजे तक पहुंच जाए, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें अपनी आगे की 2 उंगलियों से, पंजे को अपनी तरफ खींचें और माथे
को, नाक को, ठोड़ी को, जिसको भी लगाना चाहे अपने घुटने से लगाएं और आसन में रुकने का प्रयास करें। रुके आसन में। अब अपने पैर के पंजे को छोड़ें, दोनों हाथ सीधे करें, बाजू को कान से सटाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करें। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं। दाईं टांग को सीधा करें। अब बाईं ओर से यही क्रिया करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथ बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर, बाजू को कान से सटाएं। अब अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचें, पंजे को बाहर की तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आए आगे की ओर। अब अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे के पंजे को पकड़े, अंगूठे को पकड़े, पैर के अंगूठे को पकड़े और अपनी तरफ खींच दें। प्रयास हो कि आपका घुटना बीच में से ना उठे, आपकी कोहनियाँ आसन से लग जाए, माथा या नाक घुटने से स्पर्श कराएं। जानु शिरासन, घुटने को जानु कहते हैं और सिर से स्पर्श कराने को जानु शिरासन। इसके अभ्यास से आपके शरीर में आपके पाचन अंग सशक्त होते हैं। धीरे धीरे हाथ की पकड़ को छोड़ें, दोनों बाजू कान से सटाएं। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, शरीर को ऊपर खींचें, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे, टांग को टांग के साथ लाएं। दंडासन में बैठकर विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इसके बाद हम लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ लगाएं, जमाएं दाईं ओर, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। पीछे से एड़ियों के बीच की जगह में आप बैठे हैं, पंजों के अंगूठे स्पर्श मात्र हैं। अब दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। इस प्रकार दोनों घुटनों में थोड़ा सी दूरी बनाएं और दोनों पैरों में भी, पंजों में भी दूरी बनाएं। दोनों हाथ लें, कमर पर इस तरह रखें कि अंगूठा आपकी रीढ़ की निचली गोटी पर आए और उंगलियां आपकी बाहर की ओर आए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन, कमर, कंधे वाले भाग से पीछे की ओर जाएं। अब एक एक हाथ अपने तलवे पर फैला दें। प्रारंभिक अवस्था में यदि आपसे दोनों हाथ एक बारी में नहीं जाते तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक हाथ ले जाकर 5 सेकंड तक रुकें और फिर उस हाथ को कमर पर ले आएं तथा दूसरे हाथ को ले जाकर फिर से 5 सेकंड रुकें। कुछ दिनों के अभ्यास से आपके दोनों हाथ एक साथ जाने लगेंगे। तो अब हम दोनों हाथों के साथ आपको अभ्यास करके दिखाते हैं। यहाँ पर रुक जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। वज्रासन में आकर बैठें। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वज्रासन भोजन करने के उपरांत अवश्य प्रयोग में लाएं। अवश्य आप भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठें, जिससे आपके पाचन संस्थान को बल मिलता है और आपकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है। तो इसी अभ्यास में अब चलेंगे आगे भुजंग आसन की ओर। भुजंग आसन के लिए आप आ जाइए पेट के बल, दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए दोनों हाथ आपके शरीर के साथ, हथेलियों को रखिए आगे की ओर, माथे को हटाइए आसन से, ठोड़ी को रखिए आसन पर, कोहनियाँ आपके वक्षस्थल से सटी हैं, हथेलियाँ आपके चेहरे के दाएं बाएं रखी हैं और पैर दोनों पीछे से मिले हुए हैं। श्वास भरिए और धड़ वाले भाग को उठाइए ऊपर।
आपके पूरे हाथ अभी आसन पर हैं और आप पूरा दबाव बना रहे हैं अपने गर्दन पर पीछे की तरफ खींचने के लिए। दीजिए पूरा खिंचाव। कम से कम 5 सेकंड तक रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजंग आसन का एक और वेरिएशन, अगला वेरिएशन करते हैं। अपने हाथ ले आइए अपने वक्षस्थल के दाएं बाएं। कोहनियाँ आपकी इसी प्रकार खड़ी हो जाएंगी। ठोड़ी आपने आसन पर रखी है। अब श्वास भरिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की तरफ कर दीजिए। कोहनियाँ आपकी सीधी हो जाएंगी। अब रुक जाए, गर्दन में आने दें खिंचाव, नाभि को नीचे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। क्षणिक विश्राम लीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। लेते हैं हलासन का अभ्यास। हलासन के लिए दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ लाएं, दोनों टांगें मिलाएं, श्वास भरें और छोड़ें। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों टांगें अपने सर के पीछे ले जाएं। इसी स्थिति पे रुके। धीरे धीरे आए वापस। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, हथेलियों को ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। हलासन में आप जब अपनी दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लगाते हैं तो आपकी सारी ग्रंथियां दबाव में आ जाती हैं। उसके बाद जब आप ढीला छोड़ते हैं शरीर को तो उनमें रक्त का संचार पुनः होकर वह पुनर्जीवित हो जाती है। अब लेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए आपको लेटे लेटे लगाना है पद्मासन। अब दोनों हाथों को इस तरह से रखिए अपने सर के पास कि कलाइयाँ बाहर की ओर हों और उंगलियां अंदर की ओर। गर्दन को मोड़ दें इस तरह से। जब गर्दन में पूरा सपोर्ट बन जाए तो अपने पैर के अंगूठे पकड़ लें। अब रुके। मछली की भांति आपकी आकृति बन गई। वापस आने के लिए दोनों हाथों को गर्दन के दाएं बाएं रखें, गर्दन को सीधा करें, पद्मासन खोलें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। जब आप मत्स्य आसन में अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं तो आपकी श्वास नली भी चौड़ी हो जाती है और आपकी थायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपनी दोनों टांगों को ले जाइए 90 डिग्री पर ऊपर की ओर। हथेलियों का रुख आसपास मैट की तरफ है, आसन की तरफ है। श्वास भरते हुए ले जाइए दोनों टांगों को ऊपर
दोनों टांगों को ले जाते हैं सर के पीछे और दोनों हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट देकर पूरे शरीर को ऊपर सीधा कर देते हैं। अब इस आसन में रुके। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पर आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन में रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांग आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब एक एक रीढ़ की गोटी को आसन पर सरकाते जाए। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं स्कंद आसन की ओर, कंदरा आसन की ओर, जिसे हम सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो उसके लिए फिर से आसन पर लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से इस तरह से मोड़िए कि आपकी एड़ियां अपने पृष्ठभाग से लग जाए। अगर ऐसे नहीं लगती तो अपने हाथों से लगा लीजिए, अपने हिप एरिया से सटा लीजिए। अब दोनों हाथों से अपने टखनों को इस तरह से पकड़ लीजिए और श्वास भरते हुए अपने मध्य भाग से ऊपर की ओर उठ जाइए। यदि आपसे अपने टखने नहीं पकड़े जाते तो कोई बात नहीं, अपने हाथों को इस तरह से आसन पर जमा लीजिए और दबाव नीचे की तरफ बना के रखिएगा। श्वास भरिए और ऊपर की तरफ उठ जाइए। अधिक से अधिक इतना ऊपर की तरफ उठें कि आपकी ठोड़ी आपके वक्षस्थल से लग जाए। अब रुके। धीरे धीरे आइए वापस। इस क्रिया को आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। दोनों टांगें सीधी करें। लिंगी शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़का दें। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। नेत्र कोमलता से बंद कर लें। अब धीरे धीरे गहरा सांस भरें। बंद आंखों में अपने पैर की छोटी उंगली से अपने सर की चोटी तक अपने शरीर को निहारें। जिस अंग को आप निहार रहे हैं उसे ढीला छोड़ते जाएं। जिस अंग को निहारा उसे ढीला छोड़ा और फिर आगे की ओर बढ़ गए। जब आप अपने शरीर को पूरी तरह से निहार लें और निहारते निहारते अपने सर की चोटी तक आ जाएं, तो धीरे से अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। अपने हाथ पैरों को हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं और दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। थायराइड ग्रंथि के लिए महत्वपूर्ण आसन सिंहासन। सिंहासन का उपयोग भी आप कभी भी कर सकते हैं। भोजन करने के आधा घंटा 1 घंटा पश्चात तक नहीं, किंतु उसके बाद आप सिंहासन कर सकते हैं। कैसे करना है बताती हूँ मैं। सिंहासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। इस प्रकार वज्रासन में दोनों घुटनों को खोल लीजिए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो चिंता ना कीजिए, आप भुजंग आसन में आकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें कि आपकी कलाइयाँ बाहर की ओर हो और उंगलियां अंदर की ओर हो। अब गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठा लीजिए। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर कीजिए। जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालिए और दृष्टि को नासिका पर सटा लीजिए। और अब गले से मधुर स्पंदन करना है। जैसे शेर दहाड़ता है उस तरह से धीरे धीरे आपको दहाड़ना है। किस प्रकार? श्वास भरिए। इस तरह से आपको जीभ को पूरा बाहर निकालकर
गले में स्पंदन उत्पन्न करना है। कीजिए, 2 से 5 बार इस आवृत्ति को दोहराएंगे। दृष्टि को आप नासिका पर रख सकते हैं या फिर भ्रुकुटी के मध्य अर्थात आपके आईब्रोज आई के बीच में। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों घुटनों को मिलाएं, हाथों में घर्षण करें और जो स्लाइवा या लार आपके गले में उत्पन्न हुई है उसे सटक लें और गले की मालिश करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ऊपर। तो सिंहासन बहुत ही लाभकारी आसन है थायराइड रोग के लिए। प्रत्येक दिन आप अवश्य करें। इससे जब हम ऊपर गर्दन खींचते हैं तो हमारे गले के बाहरी सतह पर खिंचाव उत्पन्न होता है और जब हम स्पंदन करते हैं, रोर करते हैं, तब हमारी ग्रंथि के अंदरूनी सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वे क्रियाशील हो जाती हैं। तो अब चलते हैं अपने महानतम आसन की ओर, जिसे हम कहते हैं हंसी का आसन, जिससे सभी कष्ट सभी मनुष्यों के संसार में समाप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मुस्कुराइए और हंसने का मन बनाइए और अब खिलखिलाकर हंसिए। कैसे? इस प्रकार। एक बार प्रयास कीजिए, आप ज़रूर हंस पाएंगे। हंसने का मन बनाइए। तो इसी तरह हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन की समस्याओं को योग द्वारा समाप्त करते रहिए।